हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। ठीक है, इसमें अपन अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं अपने जो लास्ट अपना वीडियो रहा है उसमें अपन ने आर्टिकल 3 तक पढ़ लिया था। ठीक है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या था। आर्टिकल 2 में था किसी भी स्टेट को अगर यूटी बनाना है, और आर्टिकल 3 में था किसी भी यूटी को अगर स्टेट बनाना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब इसमें अपने मेंशन कर दी थी, अब अपना नेक्स्ट एक आर्टिकल रह गया था पार्ट 1 में, आर्टिकल 4। ठीक है, आर्टिकल 4 में कोई भी बड़ी बात नहीं कही गई। आर्टिकल 4 में भी सेम चीज़ रिपीट की गई आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अपन इसका देखते हैं कि इसमें एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है, देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, इफ पार्लियामेंट डू एनीथिंग देन देयर इज़ नो अमेंडमेंट नीडेड। सीधी सी बात है कि आर्टिकल 2 एंड 3 की वजह से ना, कोई भी आर्टिकल 2 एंड 3 अगर कहीं पर भी अप्लाई होता है तो वहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता है। तो अमेंडमेंट नहीं होता तो अपने को कोई भी चीज़ ज़्यादा याद नहीं रहती, ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती, वो सिर्फ मेंशन होता है कि भाई इतना ये चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा रख दिया तो वहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, यानी कि किसी भी, जैसे आर्टिकल 2 में हो गया, किसी भी स्टेट को अपन ने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, किसी की बाउंड्री शेयर कर दी, किसी का नाम बदल दिया, तो वो सारी चीज़ें जब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में डिस्कस हुई है ना, तो उसमें हमेशा कभी भी अमेंडमेंट की नीड नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए जब किसी भी चीज़ का नाम बदल जाता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री शेयर की जाती है, तो वहाँ अमेंडमेंट नीडेड नहीं है। मतलब हमें नहीं पता चीज़ें कि कौन सा अमेंडमेंट में मतलब इसका नाम कब रखा गया, इसकी डेट या इसकी वो चीज़ें। ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। बट एक एग्जांपल, अमेंडमेंट में क्या रहता है कि जैसे कि मान लो वोटिंग एज थी, जो वोटिंग एज पहले जो थी वो 21 साल की थी। ठीक है, अब उन सरकार ने क्या कर दी 18 साल की, तो उसमें अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, 61st अमेंडमेंट 1988। तो वहाँ पर अपने से कल कोई ये पूछता है कि भाई सरकार ने जो अपनी पार्लियामेंट है उसने 21 साल से 18 साल की एज कर दी वोट देने की, तो वो कौन सा अमेंडमेंट था, तो अपन वहाँ बता देते हैं। बट उड़ीसा से उड़ीसा नाम कब रखा गया वो अपने को नहीं पता, क्योंकि उसमें कोई अमेंडमेंट की नीड नहीं थी। तो आर्टिकल 4 में बस ये इतनी सी बात कही गई है। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 4। फिर अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना शुरुआत होती है पार्ट 2, सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप में जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ठीक है, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप एक नागरिकता, किसी भी देश की नागरिकता। मतलब अगर आप फिर सिटीज़न क्या है, सिटीज़न है कि आप किसी भी देश के नागरिक, मतलब अगर अपन इंडिया की बात कर रहे हैं तो अपने इंडिया में सिटीजनशिप यानी कि इंडिया की नागरिकता, आप मतलब इस देश के नागरिक हो। सिटीजन, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है कि अगर आप इस देश का हिस्सा हो, अगर आप इस देश का पार्ट हो, तो इट मीन्स सरकार आपको कुछ राइट्स देगी, आपको कुछ मतलब आज़ादी देगी, कुछ बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने देगी, यहाँ के बेनिफिट्स होंगे जो अपने देश के, जो सरकार की तरफ से चीज़ें होंगी वो सब आपको मिलेंगी। ठीक है, बट उसी के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी फॉलो करने के लिए कि, तो मतलब सीधी सी बात है। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप एक सिटीज़न हो, ठीक है, आपको यहाँ के इंडिया की सिटीजनशिप मिली है, यहाँ की नागरिकता मिली है, मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, बट जब आप अगर इस देश का हिस्सा हो तो इट मीन सरकार आपको कुछ राइट्स देगी, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें करने की, यहाँ की फैसिलिटीज़ की, अपने देश की, यहाँ की पॉलिसीज़ की, यहाँ की हर एक चीज़ की आपको इस्तेमाल करने की आज़ादी देगी। बट उन्हीं सब चीज़ों के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। ठीक है, अब मुझे आज़ादी देगी कि मैं सारे फंडामेंटल राइट्स मेरे हैं, मतलब मैं यहाँ पर ज़मीन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म की पूजा कर सकता हूँ, मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, राइट टू स्पीच, मतलब मुझे हर तरह की आज़ादी दी है। ठीक है, बट मुझे इस तरह की आज़ादी नहीं दी गई, मतलब मेरी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिन्हें मुझे फॉलो करना होगा, मेरे जो कुछ कर्तव्य हैं। अब ये नहीं है कि मैं किसी का रेप कर दूँ, या मैं किसी लड़की को छेड़ दूँ, या मैं प्रधानमंत्री जाके थप्पड़ मार दूँ, तो ये हमारी ड्यूटीज़ नहीं है। तो हमें कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी होगी, मतलब मुझे यहाँ पर नहीं थूकना है। ठीक है, हमें हर स्त्री का सम्मान करना है, फिर हमारे हर धर्म का सम्मान करना, ये हमारी ड्यूटीज़ हो गई जिनको हमें फॉलो करना है। हमें ज़बरदस्ती किसी की फैमिली में इंटरफेरेंस नहीं करनी, मतलब जो भी राइट्स हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको हमें फॉलो करना है विद रिस्पेक्ट के साथ। तो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जिनको हमें फॉलो करना है अगर हम इस देश के नागरिक हैं। ये तो हो गई सिटीजनशिप। अब आता है रिफ्यूजीज़। रिफ्यूजीज़ क्या है कि जब कोई भी और देश का इंसान, कोई भी बाहर का इंसान हमारे देश में जब एंट्री करता है, हमारे देश में जब घुस आता है, ठीक है, विदाउट एनी पासपोर्ट, विदाउट एनी वीज़ा, जस्ट एक इलीगली तरीके से वो अपने जब इंडिया में घुस आता है, तो उनको हम रेफ्यूजीज़ कहते हैं। ठीक है, उनको भी गवर्नमेंट कुछ राइट्स देती है।
अगर वो राइट्स लेते हैं, अगर वो वहाँ से आते हैं किसी भी और देश से और कहते हैं हमें हमारे देश की ना आपके देश की नागरिकता चाहिए, तो हमारी सरकार उनको नागरिकता देती है। बट उसके पीछे भी बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस होती हैं। वो टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर एक और चीज़ लिखी, रिफ्यूजीज मतलब इनकम्प्लीट मेंबर ऑफ इंडिया। इनकम्प्लीट मेंबर ऑफ इंडिया मतलब उसको सरकार राइट्स तो देगी, उसको पॉलिसीज़, उसको चीज़ें तो देगी यूज़ करने को हमारे देश में जो भी होंगी, बट हर एक चीज़ नहीं देगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उस रिफ्यूज़ी या फिर उस इंसान के लिए नहीं है। उसने सिर्फ एक नागरिकता ले ली, बट वो यहाँ का नागरिक है नहीं, उसने नागरिकता ली है, तो वो इनकम्प्लीट है कहीं ना कहीं। वो कंप्लीट हर एक चीज़ उसको इस देश की नहीं मिलेगी। बट एक सिटीज़न जो इंडिया का है वो एक कंप्लीट मेंबर ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, देखो ये है, अगर यहाँ पर ये चीज़ मैंने देखो बनाई हुई है 26, ये है मान लो 26 जनवरी 1950 इस दिन, और इसके आगे और इसके पीछे, इस डेट के 26 जनवरी 1950 इस दिन के आगे और इस दिन के पीछे, यहाँ पर देखो मैंने आगे लिखा है, इफ एनी पर्सन और मेंबर नीड सिटीजनशिप बिफोर 26 जनवरी 1950 और टिल 26 जनवरी 1950 देन द प्रोसीजर टू टेक सिटीजनशिप प्रोसीजर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर बात कही गई है कि 26 जनवरी 1950 इस डेट तक या इससे पीछे तक अगर कोई भी इंसान को नागरिक बनना है या इस देश की नागरिकता लेनी है, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बुक में मेंशन है, ठीक है। बट फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और कही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी इंसान आता है, कोई भी इंसान अपने देश में नागरिकता लेना चाहता है, तो उसका उन्होंने सारा जो प्रोसीजर था, जो भी लॉ थे, जो भी चीज़ें कानून व्यवस्था बनानी थी, वो सारी चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक में उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर थोप दी कि भाई अब 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भी इंसान नागरिकता चाहता है, नागरिक उसको अपने देश का बनना है, तो उसको पार्लियामेंट के बनाए कानून के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नागरिकता मिलेगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अकॉर्डिंग। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बुक में तो सिर्फ और सिर्फ आपको 26 जनवरी 1950 या इसके पीछे अगर कोई रहा है और उसको नागरिकता चाहिए तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बुक के अकॉर्डिंग नागरिकता मिलेगी। बट उसके उस दिन के बाद से यानी 27 जनवरी 1950 को भी अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो उसको पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, उसकी रूल्स, पार्लियामेंट के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही नागरिकता मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिखा बट आफ्टर द 26 जनवरी 1950 पार्लियामेंट हैव राइट टू टेक मेक लॉज फॉर सिटीजनशिप, मीन्स पार्लियामेंट डिसाइड द प्रोसीजर। मतलब पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी उस पूरे प्रोसीजर को, उसके लॉज एंड रूल्स को बनाने का, कि किस तरह से किसी भी नागरिक को नागरिकता देश की दी जानी चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने चाहिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया 1955 में, जिसका नाम रखा सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। इसमें सारे रूल्स लॉज मेंशन है फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। ये हो गया। अब आता है जस्ट सॉल, अब ये देखो सिटीजनशिप में दो शब्द आते हैं, एक आता है जस्ट सॉलिस, एक आता है जस्ट सैंग्विनिस, ठीक है। अब जस्ट सॉलिस का मतलब क्या होता है, इसमें अगर किसी भी इंसान की सिटीजनशिप देखनी है तो उसमें सिर्फ ये देखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, कि आप उस इंसान का जन्म कहाँ हुआ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये देखना है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। सिर्फ उसके जन्म के आधार पर उसकी नागरिकता देखी जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर, ठीक है। जन सैंग्विनिस में क्या देखा जाएगा, आपका बैकग्राउंड, अगर आपको नागरिकता दी जा रही तो आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा। यानी कि अपने इंडिया में जस्ट सॉलिस है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि आपका जन्म इस देश में अगर हुआ है तो आप इस देश के नागरिक हो, सीधी सी बात है। या आपका जन्म हुआ हो, या आपके दादा दादी का हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स का हुआ, या पेरेंट्स का हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म अगर इस देश में हुआ है तो आप इस देश के नागरिक हो। तो ये जस्ट सॉलिस वर्ड का मतलब है।
फिर आता है जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस मतलब आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा। अब ये जस्ट सैंग्विनिस कहाँ पर अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है पाकिस्तान जैसे देश में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ पर आपका फैमिली देखते हैं, आपका कास्ट देखते हैं, आपका रिलीजन देखते हैं, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो, आपके पास कितना पैसा है, आपकी हर एक चीज़ देखेंगे। और बेसिकली अगर वहाँ पे आपको नागरिकता चाहिए तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा आपका रिलीजन क्या था, ठीक है। तो अगर आप इस्लाम के ही और फिर आपको वहाँ पर इस पाकिस्तान में जाके वहाँ की नागरिकता चाहिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेलकम किया जाएगा। बट आप किसी और रिलीजन के तो सबसे पहले आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको बस ये एग्जांपल दे रहा हूँ। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है कि आपका बैकग्राउंड देखकर आपको नागरिकता दी जाती है। फिर आता है नेक्स्ट आगे, ये तो अपना आर्टिकल, ये मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है। अब सिटीजनशिप में अपना ये कंप्लीट हुआ। अब आता है आर्टिकल 5। ये सिटीजनशिप पार्ट 2 में अपना आर्टिकल 5 आया। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस दिन कानून लागू हुआ, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब इसमें क्या बात कही गई है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 26 जनवरी 1950 को एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिस इंसान के पास उसका डोमिसाइल है, यानी कि उसके रहने का कोई प्रमाण पत्र उसके पास है इंडिया में, उसका इंडिया में रहने का उसके पास कोई भी प्रमाण पत्र है, तो उसको भारत देश की नागरिकता दी जाएगी। अब डोमिसाइल का मतलब क्या है? 3 चीज़ें हैं, 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस में अगर वो एक कंडीशन फॉलो करता है तो उसको इस देश की नागरिकता मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन या तो वो इस देश में पैदा हुआ हो, यानी कि उस इंसान का जन्म अपनी धरती, अपना जो इंडिया का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के यानी इंडिया में उसका जन्म हुआ हो। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? या फिर उसके मम्मा पापा, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मम्मा पापा में कोई भी एक या उसके मम्मा पापा का जन्म इंडिया में हुआ हो। तीसरी कंडीशन आती है कि हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली, यानी कि उसके पास 5 साल पहले तक का इस इंडिया में रहने का कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी डॉक्यूमेंट, मतलब वो कभी भी उसके मम्मी पापा के पास या उसके पास या उसके दादा दादी के पास कभी भी उनके रहने का इस देश में 5 साल पहले तक का कोई भी प्रमाण पत्र है, या चाहे कहीं वो रेंट पे रहा हो, चाहे उसने अपने सड़क पे रहा हो, चाहे कहीं भी रहा हो, XYZ, मतलब इंडिया में रहा हो, बट वो 5 साल पहले तक भी अगर उसके फैमिली मेम्बर्स में से या उसके फैमिली मेम्बर, दादा दादी, नाना नानी या फिर मम्मी पापा कोई भी इंडिया में 5 साल पहले तक रहे हैं और वो उसका प्रमाण पत्र दिखाते हैं, तो भी उनको आराम से नागरिकता मिल जाएगी। तो मतलब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव कर दो आपको आराम से इस देश की, भारत देश की नागरिकता आपको मिल जाएगी। यानी कि तीनों नहीं करनी, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर दो। फिर आता है नेक्स्ट आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या बात कही गई है? आर्टिकल 6 में बात की गई है कि राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब वो लोग जो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आए हों और उनको नागरिकता चाहिए, उसके पीछे क्या कंडीशंस हैं? ये तो मैंने थ्योरी लिखी थी, इनको आप इग्नोर करो, इसको अपन पढ़ लेते हैं, बट उसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। आर्टिकल 6 आया। आर्टिकल 6 में बात की गई है, इस सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स समझा देता हूँ। आर्टिकल 6 को समझाने से पहले एक शब्द है अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है कि जब अपना इंडिया, उसमें पाकिस्तान भी ऐड था, उसमें बांग्लादेश भी ऐड था, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों को मिला के जो अपना इंडिया था, जो अपनी टेरिटरी थी, जो अपना क्षेत्र था, उस पूरे इंडिया को अनडिवाइडेड इंडिया कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आती है कि ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में आपको होगी कि भाई कौन? दादा दादी नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स में आपके दादा दादी, नाना नानी, इन चारों को कंसीडर किया जाएगा ग्रैंड पेरेंट्स में। सॉरी गाइस। अब कंडीशंस क्या हैं आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग? कि आइदर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और एनी पर्सन ऑफ वन ऑफ देम, मतलब
वो इंसान जो नागरिकता लेना चाहता है, या उसके मम्मा पापा यानी कि पेरेंट्स, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नाना नानी, इन तीनों में से किसी भी एक का जन्म, किसी भी एक इंसान का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, यानी कि तब जब ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों एक ही देश था, यानी कि तो पूरा एक इंडिया था। अगर उन तीनों में से किसी एक का जन्म इस अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो उसको नागरिकता मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आया बिफोर 19 जुलाई 1948, यानी कि 19 जुलाई 1948, इस डेट से पहले पहले अगर किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। ये बात है ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948। ठीक है। अब ये जो ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 ये डेट है, या तो इस डेट या इस डेट के बाद, मतलब उसका जन्म, उनमें से किसी एक का जन्म तो इंडिया में हुआ ही हो, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये, अगर उसको नागरिकता चाहिए, अगर वो, जैसे कि मान लो, अब यहाँ पर मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि कोई भी नागरिक, कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक पाकिस्तान से इंडिया मूव हुआ है और उसको नागरिकता चाहिए। ठीक है। उसके पीछे कंडीशंस क्या होंगी कि उसके मम्मी पापा, उसके दादा दादी, नाना नानी, या फिर वो खुद, उसके उन सब में से किसी एक का जन्म एटलीस्ट अपने अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो। पहली कंडीशन, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया से अलग नहीं हुए थे। ठीक है। उस ड्यूरेशन में किसी एक का जन्म अपने देश में हुआ हो, यानी कि 19, और एक डेट मेंशन की है 19 जुलाई 1948, क्योंकि 19 जुलाई 1948 यहाँ पर डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि जिस टाइम इंडिया से अलग पाकिस्तान हो रहा था, ठीक है, क्योंकि 1971 के आसपास बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, उस टाइम ही वेस्ट बंगाल नाम था बांग्लादेश का। ठीक है। बट सबसे पहले इंडिया से अलग हुआ पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश। ठीक है। क्योंकि 19 जुलाई 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी इंडिया के सामने या इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि हमें हमारा देश अलग चाहिए, हमें हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग चाहिए, हमें अपना देश अलग बनाना है मुस्लिम्स का। ठीक है। ये डेट उस डेट के आसपास की है, तो इसलिए यहाँ पर ये मेंशन की गई है कि इस डेट से पहले पहले अगर जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है उसको नागरिकता चाहिए, इस डेट से पहले पहले उसके मम्मी पापा, नाना नानी, या फिर वो उस इंसान किसी एक ने जन्म इंडिया में लिया हो अनडिवाइडेड इंडिया में, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। फिर उसके बाद आया कि 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो इंसान इंडिया में आया हो, ठीक है, या फिर इसके बाद चीज़ें हुई हों, तो पहली चीज़ तो कंडीशन फॉलो होगी ही होगी कि किसी एक का जन्म अपने इंडिया में हुआ हो, अगर उसको वो चाहिए नागरिकता। ठीक है। फिर उसके बाद एक और एक्स्ट्रा कंडीशन फॉलो क्या होगी एक्स्ट्रा, दैट इज़ कि राइट एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। ठीक है। उसके साथ ही एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 6 मंथ्स। ठीक है। एक तो एप्लीकेशन उसको लिख के देनी पड़ेगी नागरिकता पाने के लिए सरकार को, भारत सरकार को। उसी के साथ साथ उसको कम से कम इंडिया में 6 महीने रहना पड़ेगा, तब जाके उसको भारत देश की नागरिकता मिलेगी। तो आप एक चीज़ देखो कि आर्टिकल 5 हुआ और आर्टिकल 6 हुआ, इन दोनों आर्टिकल में कहीं ना कहीं जस्ट सॉलिस की बात की गई है, मतलब जन्म, एक बर्थ की बात करी गई है। ठीक है। तो जस्ट सॉलिस वर्ड में अपना सिर्फ क्या देखी थी अपन ने, बर्थ। तो आर्टिकल 5 में भी अपन ने यही बात करी थी कि किसी एक का जन्म हुआ हो अपने भारत देश में, कोई भी एक कंडीशन फॉलो कर दे। ठीक है। उन तीनों में से। और आर्टिकल 6 में भी सेम चीज़ रिपीट की गई, किसी भी एक पर्सन का जन्म, ग्रैंड पेरेंट्स या उस इंसान का जन्म भारत देश में हुआ हो। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये ऐड कर दी गई है कि उसको एक एप्लीकेशन भारत सरकार को लिख कर देनी पड़ेगी और एटलीस्ट उसको 6 मंथ्स इंडिया में रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखो टिल 26 जनवरी 1950 तक के ही बारे में, नागरिकता के बारे में बात करी गई है। ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर कोई नागरिकता लेगा तो पार्लियामेंट लॉज जो बना रही है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो 26 जनवरी 1950 तक या उससे पहले तक की बात करी गई है कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आता है नेक्स्ट, फिर आता है आर्टिकल 7। अब आर्टिकल 7 में क्या है, ये तो आप ध्यान मत देना, आर्टिकल 7 में सिर्फ इतना पढ़ो कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। यानी कि कई बार क्या होता है कि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, ठीक है, मुझे इंडिया में अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा पाकिस्तान की नागरिकता ले ली।
ठीक है, मैं गया भाई पाकिस्तान की, भाई मुझे आपके देश की नागरिकता चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी और देश की ले लो, यूएसए ले लो, फ्रांस ले लो, कहीं की भी ले लो। फिर उसके बाद मुझे वहाँ जाकर पता लगा कि यार यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी नहीं, यहाँ तो और भी वर्स्ट है, यहाँ पर अच्छा नहीं, यहाँ पर मैं सेफ़ महसूस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं इस देश में, मुझे यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आ जाएँ जो मुझे, भाई जिस देश की नागरिकता ली मुझे वो समझ में नहीं आया। फिर अपने को लगा कि यार अपना इंडिया ही बहुत अच्छा था, फिर अपन ने उस देश को छोड़कर वापस से अपने देश में आए और फिर से अपने देश में आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, आफ्टर 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद एनीबडी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, एनीबडी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, देन इंडिया नॉट कंसिडर्ड यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान मूव हो जाता है तो उसको भारत का नागरिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो रहा था, या फिर जैसे मान लो ये अपना इंडिया है, इंडिया में मोहम्मद अली जिन्ना या उन लोगों ने ये बोल दिया इस एरिया से, ये जो एरिया है पाकिस्तान का है, बट उस टाइम जब अलग हो रहा था तब अगर ये कहते हैं कि इस एरिया से अगर कोई भी इंसान 1 मार्च 1947 के बाद इस देश में पाकिस्तान में चला जाता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा भारत का नागरिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर एक और बात की, बिफोर 19 जुलाई 1948 और ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948, यानी कि 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद या 19 जुलाई 1948 को गवर्नमेंट गिव हिम सिटीजनशिप बट वन कंडीशन, राइट एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट एंड स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 6 मंथ्स। अब यहाँ पर दूसरी बात एक और कही गई है कि 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद भी अगर कोई देश में आता है तो उसको रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी लिख के, और उसको 6 मंथ्स इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आर्टिकल ये अपना जो आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7 में आपने एक चीज़ देखी कि दोनों चीज़ों में एनी हाउ अपने दोनों कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट आर्टिकल 6 में क्या था, आर्टिकल 6 में क्या था, सिर्फ और सिर्फ बर्थ लिया, और पहली कंडीशन में ऐसा नहीं था। पहली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन किया गया था कि किसी एक का जन्म हुआ हो। सेकंड में ऐसा चीज़ डिस्कस करी गई थी कि अगर उसको इंडिया में रहना है 19 जुलाई के बाद, तो सिंपल करते हैं। आर्टिकल 6 में सिर्फ और सिर्फ ये बात कही गई है कि या तो 19 जुलाई या 19 जुलाई 1948 के बाद, मतलब 19 जुलाई या 19 जुलाई 1948 के बाद अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो उसको सरकार को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उसको 6 महीने देश में रहना पड़ेगा। आर्टिकल 6 में ये बात कही गई है, ओनली वन कंडीशन ऐसी है, ठीक है। बट आर्टिकल 7 में क्या बात कही गई है कि बिफोर 19 जुलाई 1948, यानी कि 19 जुलाई 1948 के पहले, 19 जुलाई 1948 को, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर किसी को इंडिया में नागरिकता चाहिए तो उसको और एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी सरकार को और एटलीस्ट 6 मंथ्स स्टे करना पड़ेगा। ये हो गया आर्टिकल 7, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 में क्या बात कही गई, आर्टिकल 8 में बात की गई राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यानी कि इसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मैं हूँ अनमोल, ठीक है, मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, फिर मैंने जाकर भाई अमेरिका की नागरिकता ले ली, ठीक है। जन्म तो मेरा इंडिया में होता, मैंने जाकर नागरिकता अमेरिका में ले ली। अब मुझे वापस से इंडिया की नागरिकता चाहिए, तब क्या करेंगे, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज अपने इसमें क्या पढ़ा, एक सेकेंड गाइस, इस वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा, अपना एक आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की बात करी गई है, जस्ट कि ये पता करने के लिए कि अमेंडमेंट, जब भी कोई चीज़ें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को फॉलो करते हैं तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता है, ठीक है।
फिर अपना पार्ट 2 आया नागरिकता। नागरिकता मतलब आप एक देश के नागरिक, और अगर आप किसी भी देश के नागरिक बनते हो तो यानी कि वो देश मैं यहाँ पर उस देश को इंडिया मान के चलता हूँ, या फिर अपने इंडिया में तो इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर आपको इंडिया की नागरिकता चाहिए तो बिल्कुल आपको नागरिकता मिलेगी, अगर आप नागरिक हो इंडिया के, ठीक है। अगर आप नागरिक हो इंडिया के तो सरकार आपको कुछ राइट्स भी देगी, उन राइट्स को पाने के लिए, उस देश का नागरिक बन के उन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए आपको बिल्कुल आज़ादी मिलेगी। बट उसी के साथ साथ आपको कुछ ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, जो कि अपनी पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस या जो भी चीज़ें हैं अपने कानून में, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैंने आपको जस्ट सॉलिस वर्ड मतलब समझाया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर देखा जाएगा, ठीक है। जस्ट सैंग्विनिस मतलब आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। आर्टिकल 5 में मैंने पढ़ाया है, देखो सिंपल सी बात, अब एक बात होता हूँ। आर्टिकल 5 में सिर्फ और सिर्फ जन्म की बात करी गई कि आइदर आपके पेरेंट्स, आइदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, किसी एक ने जन्म लिया हो आपके इंडिया में, ठीक है। दूसरी बात करी गई है या फिर आपके पास कम से कम भारत में रहने का, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके रहने का कोई भी ऐसा एक प्रमाण पत्र 5 साल पहले तक का अगर आपके पास है तो आपको आराम से नागरिकता मिलेगी भारत देश की। आर्टिकल 6 में क्या बात करी गई है? आर्टिकल 6 में बात करी गई है कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपने जन्म लिया है तो आपको नागरिकता मिलेगी। बट वो आर्टिकल 6 में बात करी गई है कि अगर कोई इंडिया में मूव करता है पाकिस्तान से तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी या फिर उसके पेरेंट्स या वो खुद, बट उसके दादा दादी, नाना नानी या वो खुद या उसके पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में कहीं ना कहीं जन्म लिया हो, ठीक है। या फिर उसको बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले किसी एक का जन्म इंडिया में हुआ। दूसरा ये कि अगर उसके 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1948 के बाद उसको नागरिकता चाहिए, या फिर अगर जन्म लिया है तो उसको नागरिकता चाहिए, तो उसके बाद क्या है कि उसको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और 6 मंथ उसको इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट सॉलिस कहीं ना कहीं 5 और 6 आर्टिकल्स में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 7 में क्या बात करी गई है? आर्टिकल 7 में कि भाई इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर अपन ने इंडिया की नागरिकता ली है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए वापस से उसको, अगर उसको 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान मूव हुआ है तो उसको एज इंडिया का कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर अगर 19 जुलाई 1948 से पहले, जुलाई 1948 के बाद या उस दिन अगर उसने नागरिकता, अगर वो मूव करता है, इंडिया में वापस आता है, तो क्या करना पड़ेगा? सरकार को एक लेटर लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद उसको इंडिया में एटलीस्ट 6 मंथ रहना पड़ेगा, तब जाके उसको इंडिया की नागरिकता मिलेगी। फिर आर्टिकल 8 में बात किया गया है कि अगर किसी भी इंसान इंडिया में वो जाके यूएसए की नागरिकता ले लेता है और उसके बाद वो वापस से अपने इंडिया में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? उसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ें, टर्म्स कंडीशंस क्या चीज़ें रही हैं आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9, आर्टिकल 10 के बारे में, जो बाकी बचे हुए आर्टिकल्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं गाइस। और एक और चीज़ बताता हूँ, जो भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ की तैयारी है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूँगा। और सब्सक्राइब मत भूलिए, लाइक करिए, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू एंड हैव अ गुड